अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आप लोगों का फीडबैक अनबिलीवेबल है और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, स्पेशली ज़ुहैब को। ज़ुहैब, आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। नहीं, आपको भी, सबको मिलती है। ऐसे ही। और नाजरीन तो मैं बहुत ज़्यादा हमारी टीम को भी बड़ा इंकरेज करते हैं, जिस तरह कर रहे अप्रिशिएट करते हैं जैसे हम बिल्कुल काम कर जी। रहे हैं। तो तो नाजरीन, जैसे आपने कहा था वैसे उसके मुताबिक मैंने बोला। जी जी, वैसे ही आपने बोला। थोड़ा मुझे क्यों देना पड़ा आपको गुड मॉर्निंग का? हमने लाइंस डिवाइड कर ली है ताकि यहाँ डिवाइड एंड रूल हम खेल सकें। अच्छा, तो जी नाजरीन, आज की अच्छी बात यह है, इतने अच्छे और खूबसूरत इंसान बने कि लोग आपकी तरफ जैसे शहद मक्खियों अट्रैक्ट हो, शहद की मक्खी की तरह आप लोगों को अट्रैक्ट करें, आपकी पॉजिटिव वाइब्स हो, आप इनकरेज करें लोगों को, आप एलिवेट करें, आप खुश रहें ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो। और ये अच्छाई जो है आपके कैरेक्टर या आपके किरदार की बात हो रही है, यानी आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, नहीं तो ये अच्छाई, उस अच्छाई की बात हो रही है। जब ये अच्छाई होगी तो फिर लोग आपसे मोहब्बत भी करेंगे और लोग आपसे बात भी करना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, आज के शो में आपको बताएंगे सियासत की दुनिया में क्या खबरें गर्म हैं, क्रिकेट वर्ल्ड में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कौन कौन से मुल्कों ने अपनी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है, और जनाब सर्दियों की ख़ास सौगात खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान से क्यों छूने लगी। और इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही होनहार VFX आर्टिस्ट से भी मिलवाएंगे। तो देखते रहिए राइज एंड शाइन। और हम टॉप स्टोरीज की तरफ अब बढ़ते हैं। पहली हमारी टॉप स्टोरी, वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की कोशिशें रंग लाने लगी हैं और आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा किया। अच्छा, ये इतनी बड़ी रकम का जो वादा हुआ है ना, तो ये एक सरप्राइज है सबके लिए। तो जैसे ही ये खबर सबने सुनी, हमारे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सबने सुनी, थोड़ा हैरान परेशान भी हुए लेकिन खुशी भी हुई। तो पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा कर दिया है। ये कोशिशें रंग ले आई हैं। 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया है। रकम का 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा, बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट देगा। और इसकी मैं डिटेल्स पढ़ा था इस खबर की सरबत, तो इसमें लोगों की बेहतरी के लिए बहुत काम है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या स्टंटेड ग्रोथ जो होती है बच्चों की, उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी तालीम, सेहत, डेवलपमेंट, ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल जी। सिंध में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है SPHF हाउसिंग का, जहां वर्ल्ड बैंक फ्लड अफेक्टीज को भी बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी टॉप स्टोरी है कि 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कैसे कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए, ये इस्तफसार किया है, ये सवाल किया है। आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ये तमाम अहम सवालात उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी नाकामी है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? ये भी सवाल किया एक मौके पर। ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा कि मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। 9 मई के वाकये में किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल नहीं हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। देखना यह है कि किन सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस फिर ये बोले कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है, अब ये समाअत कल तक मुलतवी हो गई। तो बड़े अहम सवालात और इस मामले को जानने के लिए जज साहिबान की तरफ से किए जा रहे हैं और उनके जवाब भी आ रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये समाअत हो रही है। बिल्कुल, और काफ़ी चीज़ें जो अंडर वे थी वो अब सामने आ रही है। बिल्कुल, लोगों को भी ये जवाब मिलना शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान है।
रोहित शर्मा, जो कि हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया के क्रिकेट में 3, 4, 5, 6 अभी नाम है जिसमें मोस्ट डेंजरस बैट्समैन में उनका नाम आता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटो शूट और कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का भी इम्कान है, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी देखनी होगी कि वहाँ कैसा परफॉर्म करते हैं। जब भी एग्जिट हो, यानी जब आप जा रहे होते हैं आप और आखिरी टूर्नामेंट आपका होता है, तो कोशिश यही होती है कि अच्छे नोट पर इख्तिताम हो। तो 2008 के बाद से कोई इंडिया से नहीं आया है, तो अभी ये देखना बाकी है हमें कि ये आएंगे या नहीं, या ये कंफर्म रिपोर्ट है। ये बिल्कुल इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा। और अगर आते हैं तो हम उनकी मेजबानी करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। बिल्कुल, तो ये टॉप स्टोरीज आपके पास? बिल्कुल जी, हम चलेंगे थोड़ा मेट ऑफिस ने क्या कहा है, मौसम की तरफ हम चलेंगे। आपको पता है ना, सर्दी बढ़ती जा रही है। सर्दी बढ़ रही है, बिल्कुल। तो जी जनाब, मेट ऑफिस ने कराची में नेक्स्ट 24 घंटे के दौरान वेदर कोल्ड और ड्राई, सर्द यानी सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में आज मिनिमम टेम्परेचर 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान ह्यूमिडिटी 76% और नॉर्थ ईस्ट से चलने वाली हवाओं की स्पीड 3 किलोमीटर्स पर आवर रहेगी, यानी ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चलने वाली है। हमें बच्चों का ख्याल इस वक्त बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। बच्चे जरा केयरलेस हो जाते हैं, पेरेंट्स भी, और उसकी वजह से बच्चे, और फिर स्कूल का भी नुकसान होता है। बिल्कुल, तो ये हमारी टॉप स्टोरीज। अब पॉलिटिकल साइड ऑफ द स्टोरी पे चले हम। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सियासत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर किया गया है। 17 को ये फैसला सुनाया जाएगा और 17 तारीख को भी सुनाया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ 31 जनवरी तक कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि ये डेडलाइन है 31 की, जो कि बानी पीटीआई ने उनको दी है। तो इस तक ये कमीशन बन जाने चाहिए इन दोनों वाक़यात पर, 9 और 26 के वाक़यात पर। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि ना एनआरओ मांग रहे हैं हम, ना रिहाई के लिए बानी पीटीआई की कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमें चाहिए। रवा माह के आखिर तक 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। हुकूमत और अपोजिशन कमेटीज का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से रब्ता किया। मुज़ाकराती कमेटीज ने इन कैमरा इजलास में जुमेरात दिन 11:30 बजे ये होगा इजलास, और तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। तो ये मुतालबात, ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं और पीटीआई क्या सोच रही है, इस पर हमने बात जी। इस पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शंदाना गुलजार, रहनुमा पीटीआई। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शंदाना जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वालेकुम अस्सलाम। शंदाना जी, ये बताइए, हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को होगा। अब क्या इसको हम कह सकते हैं कि द आइस इज अबाउट टू मेल्ट? बहुत शुक्रिया जी। अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं इसका पहले बैकग्राउंड आपको बता दूं और फिर आगे मुझसे। जब भी इसकी तरह इसी मुज़ाकरात की तरह से दुनिया में बड़ी बड़ी और मुश्किल मुज़ाकरात हुई हैं जी। आयरलैंड का और इंग्लैंड का जब हुआ, जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मुआहदा ये सुलह हुदैबिया करना चाह रहे थे, इतना कुछ दुनिया में हो चुका है। और अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड देखिए तो हमारे केपी में हर आए रोज खून कत्ल किसी भी चीज पे बड़े बड़े जरिए होते हैं। आपका दुश्मन आपके हुजरे में आके बैठता है, लेकिन उन सब में जो एक कॉमन चीज होती है कि आपका एक प्रेमिस पे अग्रीमेंट होता है, एक वादे पे आपका दोनों का हेड होता है कि जी हमने ये काम करना है। अब इस कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी में जो फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनका मसला ये है कि उनको ये अग्रीमेंट करना कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट सुप्रीम रहेगा, ना कि किसी सियासी पार्टी का या किसी इदारे का या किसी इंडिविजुअल का। वो मुझे जाती तौर पे नजर नहीं आता। ये पीटीआई की राय नहीं है, ये शांदाना गुलजार की राय, हम पाकिस्तानी की, जो सब कुछ देख रही है, जो टैक्स के पैसे दे रही है। पिछले 40 साल से हम अपने टैक्सेस मुल्क में डाल रहे हैं, रिटर्न कोई नहीं मिलता। सेहत कार्ड और शुक्रिया बाकी चीजें केपी में तो मुझे मिल जाती हैं, बट बाकी पाकिस्तानियों का क्या गुनाह है। तो मुझे जो चीज कमी नजर आती है इन मुज़ाकरात में वो है नेकनियती और पाकिस्तान की वहदानियत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका का मुझे कोई भी फॉर्म 47 वालों की तरफ से नजर नहीं आता। अगर आप मजीद सवाल पूछेंगे, I'm happy to explain। नहीं, ख्वाजा आसिफ भी यही बात कर रहे हैं और आप भी यही बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात से कुछ निकलना नहीं है, वो भी मुज़ाकरात कह रहे हैं इसको।
यानी सीरियस नहीं ले रहे जी। एक बार खींची देखिए, मैं तो सियासत में अगर ख्वाजा आसिफ से मुझे आप लोग मुशाबिहत दें जिससे वैसे काफी ऑफेंसिव है, बट चलो डजंट नहीं आपसे नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं हुकूमत का मौक़िफ़ भी यही आ रहा है ना, यही आई नो ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट। जी जी जी। अब सुन ले, ख्वाजा आसिफ वो बंदा है जिसने नेशनल असेंबली में कुरान के नीचे खड़े होके अल्लाह ताला के नामों के नीचे के खड़े होके कहा था कि ये वो फौज है जो हमारी हड्डियों का सुरमा चूस गई है। फिर ये कहता था इमरान खान के बारे में, चेयरमैन पीटीआई के बारे में, कि ये सिलेक्टेड है, और अब ये कहता है कि खान फौज का दुश्मन है, हम फौज के दुश्मन है, और ये फौज का लाडला है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर बन गया। अच्छा, दूसरा, इस बंदे ने ख्वाजा ये हमारी रेहाना डार साहिबा, उनकी बहू, उन सब पे अटैक्स किए, उनके कपड़े फाड़े। सॉरी मैं पर्सनल बात कर रही हूँ, सिर्फ एक बंदे की आपको मैं बता रही हूँ क्रेडिबिलिटी। ये बंदा आता है फॉर्म 47 पे झूठी कसम खाता है, आईन पे कसम पे, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। तो आप समझ जाएं उसकी बात में वजन क्या है। वो ये इसलिए कह रहा है कि उसको ये कहना पड़ेगा। वो तो 2.5-3 साल से कह रहे कि इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है। चलो इनका तो दिल ठंडा हो गया, खान साहब को तो जेल में डाल दिया। तो मुझे ये बताएं कि मईशत का मलीदा किसने बनाया? तालिबान पाकिस्तान में कौन लेके आया है? दहशतगर्दी कौन करवा रहा है? आपके बिजली, गैस, पानी की बिल कहाँ जा रहे हैं? गरीब लोग खुदकुशी क्यों करें? खान तो जेल में बैठा हुआ है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ये 2 नंबरी हैं। इनका बॉटम लाइन है पाकिस्तान इज नॉट इशू फॉर देम। इनके लिए जो मेन इशू ये है कि जी बिलावल को 1 साल पीएम बनने का मौका मिले, मरियम को मिले, क्योंकि मिठाई है ना पाकिस्तान बांट के रखनी है जी। इनका और कोई मौकफ नहीं है। राइट, संजाना जी ये भी बताइए, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला तीसरी बार मुखर कर दिया गया है, डिले किया गया है। आप क्या देखती हैं, वजूहात क्या है कि ये डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा, फैसला क्यों डिले पे डिले किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो पुराने सियासी लोगों की तरह मेरे पास कोई फाउंड ऑफ विजडम तो है नहीं ना। मैं 100 साल किसी के साथ काम कर चुकी हूँ, पिछले 8 साल ही पार्लियामान में रही हूँ। जो देखा है इंसान का पता है, दिल ही उठ जाता है किस किस्म की मुनाफकत है। कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं। बट चलो अगर उससे 1 सेकंड आगे बढ़े, ये 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। अगर किसी भी जाहिल को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट पाकिस्तान की हुकूमत का अकाउंट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने मिलिट्री ट्रायल जो हुए सिविलियंस के, उस किस खाते में अप्रूव करवाया। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना। इनका तो सारा क्लेम यही है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये पैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में डालते या कॉमर्स में डालते या कहीं और डालते तो वो हुकूमत पाकिस्तान था। इनका पहला मौकफ ये है। दूसरा इनका मौकफ ये है, और जिसका जवाब भी इनके पास नहीं है, कि वो जो 190 मिलियन पाउंड का ट्रस्टी इमरान खान है या अगर उसकी बीवी है, मुझे बताएंगे जो पिछले 2022 से लेकर 25 आ गई है, 3 साल पीडीएम पार्ट 1 केयरटेकर गवर्नमेंट और पीडीएम पार्ट 2, इन्होंने 12 अरब रुपए सूद लिया है 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। वो पैसा तो इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, वो तो हुकूमत के अकाउंट में गया है। तो केस अपने से क्यों नहीं करते? ये लोग बेसिकली डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, चाहते हैं कि खान साहब किसी न किसी तरीके से डील कर ले, क्योंकि अगर वो डील करेंगे तो ये लगता है खान की सियासत खत्म कर देंगे। खान को खुदा न खासा बनी गाला, जमान पास या पेशावर ले गए तो इनके लिए कौन सा मुश्किल काम है कि जी उप्स ड्रोन आ गया, उप्स मिसाइल आ गया। खान साहब की जिंदगी को खतरा है, ये मैं अपनी जाती तौर पे कह रही हूँ। ये चोर है, इनका दिमाग कभी इंसानों वाला हो ही नहीं सकता। तो ये तो फैसल वाडा भी कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को खतरा है, और वो आप ही लोगों से खतरा है, वो ये कह रहे हैं उनके रहनुमाओं की तरफ से। फैसल वाडा से तो कहें कि आप फवाद चौधरी, ये पूरी एक ग्रुप है और आप नहीं बोले हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपसे हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है। तो जब वक्त है इमरान खान के साथ खड़े होने का तो सारे दम दबा के भाग गए। अब आके तस्वीर और तबसरे करते, हमारे लोगों ने तो इतना खून बहाया है 9 मई को, 26 नवंबर को, किधर से आप सारे? तो प्लीज कहो, हमें आपकी फ्री एडवाइस नहीं चाहिए। अच्छा, फवाद चौधरी भी शामिल है इस लिस्ट में? सारे इसमें शामिल है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है, जिसने खान के बारे में फजूल बातें कही हैं, वो अब उठ के है, वो अब जिंदा हो गया। जब पता है हमको कि हालात बदल रहे हैं, आई एम सॉरी, मैं किसी से जातियात में नहीं जाती हूँ, तो जिस तरह हमारे वर्कर्स की टांगे काटी गई हैं, उनको सर पे स्नाइपर शॉट्स लगे हैं, जिस तरह उनको टॉर्चर की गई, शहरियार अफरीदी के टुकड़े टुकड़े लोगों ने जेल में कर दिए, वो खान को छोड़ के नहीं भागा। शहरियार अच्छा, हालात कैसे बदल रहे हैं शांताना साहबा? हालात कैसे बदल रहे हैं वहाँ यूएस में बदल रहे हैं इसलिए, या फिर पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा लग नहीं रहा ना कि हालात बदलते हुए? पाकिस्तान में देख लीजिए, मुज़ाकरात, ये सारी चीजें मुज़ाकरात से ही जुड़ी हुई है। मुझे बताएं मुज़ाकरात शुरू क्यों हुए? खान साहब के बारे में तो ये 2 साल से कह रहे हैं कि इसकी गर्दन में सरी है, इसकी गर्दन में सरी है, ये बात नहीं करता।
अब जब खान ने जो ये लोग झूठी उर्दू बोलते हैं ना कि वसी तर मफाद है पाकिस्तान के, अब जब खान साहब ने कह दिया ठीक है सामने चोर बैठा है, चोर से बात करते, किधर है पाकिस्तान का वसी तर मफाद, मुझे दिखाए ना। तो अब ये बातें शुरू हो गई हैं। आप मुझे बताएं, मैं तो 2.5 साल से खुल्लम खुल्ला बाजवा और बाइडेन का बैंड बजाती रही हूँ। मैंने एक ट्वीट नहीं डिलीट की, एक इंटरव्यू नहीं डिलीट किया, मैंने सारा मलबा पाकिस्तान की बर्बादी उन दोनों बुढ़े चोरों पे डाला है। आप ये बताएं, बिलावल इतना बहादुर बनता है, बड़ी बड़ी तकरीरें अंग्रेजी में करता है, ट्रंप के खिलाफ वो डिलीट हो जाती है इंटरनेट से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से। अच्छा, फिर ये जो है एहसन इकबाल, ये जावेद लतीफी, जितने भी हैं, मरियम नवाज, इन्होंने अपनी तमाम तकारीर, अपनी तमाम ट्वीट जो ट्रंप के खिलाफ थी वो डिलीट कर दी। तो मुझे पता है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चेंज पे हमें खौफ है कि खौफ इनको है, हमें क्या खौफ होगा? तो बस फिर 31 से यानी ये सिर्फ एक तारीख ही है जो आ जाएगी, और आपको भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जुडिशियल कमीशन बनने वाले हैं किसी एक पर भी? मैं अरशद शरीफ का खुदा ना खास्ता कत्ल की जिम्मेदार हूँ, मैं खुदा ना खास्ता ज़िल्लिशाह एक माजूर बच्चे की कत्ल की जिम्मेदार हूँ, मैं खुदा ना खास्ता बेबी अमार मियां बात फारूक के 5 साल के बच्चे को कत्ल कर दूं। मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपने खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाऊंगी? हम तो पीटीआई वाले कहते हैं कि 9 मई का मलबा हम पे डालते हैं, हमारे बच्चों को जेलों में डालते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट होता है लड़कों का। तो मुझे पता है हम तो भीखी मांग रहे हैं कि कमीशन करे ना 2 साल से 2.5 साल से। कौन रोक रहा है आपको? हुकूमत आपके पास, फौज आपके पास, पुलिस आपके पास, इंटीरियर आपके पास, सब कुछ आपके पास है, इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक कोर आपके पास है। करे ना इंक्वायरी, डाले हमें जेलों में। इंक्वायरी तो नहीं करते, बदमाशी करते हैं ना। वो सीसीटीवी फुटेज किधर है, वो वीडियोस किधर है? वो निकाल के दिखाएं, एक सारा भांडा खुल जाएगा। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ, पाकिस्तान के दुश्मनों से आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो कोई भी पाकिस्तान के हक में काम करेंगे या बात करेंगे। पाकिस्तान इनके घर की लौंडी है, जो कर लेते हैं मुल्क के साथ, फिर जाके पाकिस्तानी की आवाम के पैसों पे उम्रे करते हैं, फिर अल्लाह को सॉरी सॉरी करते हैं। आई एम सॉरी, अल्लाह ताला जरदारी नवाज शरीफ नहीं है कि इनकी झूठी कस्में मान देगा। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, और वो वाहिद आदमी है, इमरान खान जो खड़ा है और हमें इंस्पायर कर रहा है कि इस अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना। हम भी खान के साथ इसी वजह से खड़े हैं कि उसने हमें गैरत दी है, उसने हमें इज्जत समझाई है। सो लेट मी टेल यू, दीस पीपल आर नॉट इन इट फॉर पाकिस्तान, टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी। राइट। आपके पास शाहनाज साहिबा, बस यानी इसका मतलब ये है कि आप अगले इस महीने के बाद से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बोर्ड में आ जाएगी, और वो जलसे, धरने और फिर मारकुटाई, डंडे सोटे, यही कैफियत इस मुल्क में हम देख रहे हैं? बेटा, हम तो 77 साल से केपी में, क्योंकि हमारे पास मादनियात है, जिस तरह बकौल एक इंसान के हमारी वालदा जहेज में लेके नहीं आई थी, मेरी ही वालदा लेके आई थी, और किसी की वालदा नहीं थी। मेरी जमीन है, फलस्तीन की तरह चक्कर करना चाह रहे हैं कि फलस्तीनियों को निकालो, इसराइलियों को बिठाओ। मेरी जमीन, मेरी मादनियात, मेरा मुल्क। और आइन तो पढ़ना किसी को आता नहीं है, ना कानून। तो इतना मैं बता दूं कि हम 77 साल से, हम और बलूचिस्तान मारे खा खा के थक गए हैं। साउथ पंजाब वाले, नॉर्थ सिंध वाले, हमसे आके पूछो कि हमने क्या बर्दाश्त किया है। ये बाकी लोगों को तो अभी अक्ल आई है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। लेकिन we will be damned if we allow anyone to colonize Pakistan. हमारा मुल्क है, मेरा एक ही पासपोर्ट है, और मैं किसी और मुल्क ना जा सकती हूँ, ना जाना चाहती हूँ, मैं यहीं रहूंगी। और जिससे जो करने करके देखे, 10 साल लगे, 20 लगे, हम अपने वतन को रिक्लेम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू शादाना गुलजार साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई अपना तज्जिया दिया उन्होंने। भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट कुछ उनका मौक़िफ़ भी है, और वो जो मिजाज और मूड लग रहा है वो कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, क्योंकि नाउम्मीदी मुज़ाकरात को लेकर, हालांकि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से और तज्जियाकारों की तरफ से कहा जा रहा था कि खुशाइन बात है, अच्छा है, मुज़ाकरात का पहला दौर होगा, दूसरा दौर होगा, मुतालबात रखे जाएंगे, कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ये लग रहा है कि हुकूमत भी कोई खास उम्मीद नहीं है, उन्हें इंटरेस्टेड भी नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे शानदाना साहब कह रही थी कि वो भी कोई उम्मीद नहीं है। वो कह रही क्यों बनाएंगे जुडिशियल कमीशन? बिल्कुल, उनको वो विजन नहीं नजर आ रहा जो एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो विजन हुआ अपोजिशन साइड से। बिल्कुल जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम उस नौजवान की बात करते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है अपने हुनर से। एनिमेशन वर्ल्ड में धूम मचाई है इस नौजवान ने, और ये VFX की मदद से शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, और इनकी बनाई हुई मूवीज़ में हल्क ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ हैं, बेन 10 ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ हैं,
रियल लाइफ शॉर्ट फिल्म्स हैं और ज़बरदस्त सुपर हीरोज़ की मूवीज़ और ये बनाते हैं। क्या बात है, कमाल है। हमारे साथ ही हैं इस वक्त ये। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं वलीद कुरैशी, VFX आर्टिस्ट। उनसे मालूम करते हैं और वेलकम करते हैं उनको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम वलीद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वलीद, सबसे पहले तो ये बताइए कि एनिमेटर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे बचपन से ही शौक था टीचिंग करने का। तो YouTube पे मैंने चैनल बनाया था अपना ट्यूटोरियल्स के लिए। तो ट्यूटोरियल्स में बनाता था, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है वो एनिमेशंस में ट्रांजिशन हो गया था। तो मैं ट्यूटोरियल्स भी बनाता था और मैं एनिमेशन वीडियोस भी बनाता था। तो उनमें से मेरी ये वीडियोस लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही थी एनिमेशंस में, तो फिर मैंने उसी को परस्यू आगे किया। अच्छा, कुछ मजीद अपनी जर्नी बताइए कि YouTube चैनल आपने कहा कि आपने बनाया, तो वो बनाने का ख्याल कैसे आया और सब्सक्राइबर्स में इजाफा कैसे हुआ? ये बड़ा एक टास्क होता है YouTube चैनल जब बनाते हैं। एक्चुअली मैं बाय चांस ही YouTube पे आया था। मैंने वीडियोस को मैं असल में बैकअप के तौर पे अपलोड करता था YouTube पर। तो वहाँ से शौक भी मेरा पैदा हो गया कि हम ट्यूटोरियल्स बनाते हैं या फिर एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं। तो फिर वो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और मैं वीडियोस बनाता गया और 2018-19 में मेरे चैनल की ग्रोथ होना शुरू हुई। तो वहाँ से मेरा सक्सेस मुझे उस वक्त मिला। ओके, ज़बरदस्त। ये भी बताइए कि आइडिया कैसे आया और इस पे अमल कैसे हुआ? आइडिया बचपन से ही था। मेरे पापा की वजह से उनको देख के मैंने कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट मेरा उन्हीं से डेवलप हुआ और उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया। मेरी पूरी जर्नी में मेरे फादर का बहुत अहम रोल है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो व्यूवर्स देख रहे हैं मैं उनको भी यही कहूँगा कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके पैशन को परस्यू करें, वो जरूर। और अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है तो वो क्या रास्ता इख्तियार करे, क्या कहेंगे आप उसको? मैं ये गाइडलाइंस दूंगा कि अपने पैशन को फॉलो करें और अपना पैशन को, जो आपका काम है उसको ऐसा करें कि जैसे आपने अपना 100% दें उसको और कोशिश करें 110% दें और जो आपका पैशन होगा वो आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। बड़ी डायरेक्शन भी आप हम वीडियो पे आपकी देख रहे हैं स्क्रीन पे, बड़ी अच्छी डायरेक्शन भी दे रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि कॉमिक कैरेक्टर्स का इंतखाब क्यों किया? और भी बहुत वेज ऑफ एनिमेशन है, क्या ये वजह थी कि बच्चों के अंदर बहुत मकबूल होते हैं कॉमिक कैरेक्टर्स? मुझे शौक था कि जो मेरी ऑडियंस हो वो हर तरह की ऑडियंस हो, स्पेशली उसमें बच्चे हों। तो बच्चों की जो ऑडियंस, मुझे शौक था कि व्यूवरशिप मेरी, मैं बच्चों को उनको मेरा कंटेंट ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैंने ये मार्वल्स और कॉमिक्स को चूज़ किया था अपनी वीडियोस में। और इनको लेकर आप बच्चों को कोई ट्यूटोरियल्स देते हैं? बच्चे कैसे पसंद करते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। कितनी वीडियोस आपने बनाई हैं? फिलहाल तो अभी नहीं मैंने स्टार्ट किया, लेकिन इन द फ्यूचर मैं ज़रूर इस पे भी आऊँगा, इस ट्यूटोरियल्स भी सिखाऊंगा और इन द फ्यूचर मेरे चैनल पे वो सब अवेलेबल होगा। अब वलीद, जो हम देख रहे हैं सायरन हेड आपके पीछे भाग रहा है और आप आगे भाग रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना बजट लगता है? जी, वीडियोस में मेरे एक्सपेंसेस आते हैं, जो मेरी अर्निंग्स होती हैं मैं वो उन्हीं वीडियोस पे लगा देता हूँ। जैसे मैंने अपना स्टूडियो बिल्ड किया, ये पूरा घर मैंने इसी वजह से बनवाया था कि मैं यहाँ पे एक स्टूडियो बनाऊंगा और वहाँ पे अपनी वीडियोस क्रिएट करूंगा। तो वीडियो को बनाने में मुझे 15 से 2 मंथ्स लग जाते, 15 डेज से 2 मंथ्स लग जाते हैं बनाने में, और इतना एक टाइम लग जाता है। भाई हल्क जो है वो लाल ब्रिक्स के घरों में लाहौर में तबाहियां फैला रहे हैं। क्या बात है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट ज़ुहैब के हम अपने बच्चों को, जैसे वलीद ने भी कहा कि उनके पेरेंट्स ने बहुत इनकरेज किया उनको, और आज वो इस एक शौक को बिजनेस के तौर पे बना रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं और एंटरटेन भी कर रहे हैं। कुछ उसमें कंटेंट है, देखिए ना, कोई क्रिएटिविटी है। ऐसा ही नहीं है कि आपने बैठ के अपने घर के बारे में चीज़ें बता रहे हैं आप या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।
बच्चों को सिखा भी रहे हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त ये कैरेक्टर, और देखिए उसकी जो क्वालिटी नजर आ रही है। बिल्कुल। यानी ऐसे बनता है ग्राफिक्स के जरिए, बच्चे बहुत काम करते हैं, लोग भी बहुत काम करते हैं, लेकिन जो उसकी क्वालिटी नजर आ रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। बाहर भी हमने देखा है बच्चे करते हैं इस तरह, लेकिन ये देखिए हल्क देखें आप, बहुत अच्छी उन्होंने टाइम लगा के, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये इनका ये, और पूरा स्टोरी लाइन है उसके अंदर पूरा इन्होंने और जो बहुत ना ज़रूरी एक- है ज़ोएब कि हम अपने पाकिस्तानी यूट्यूब के ज़रिए अपने बच्चों के लिए भी इनलाइटनमेंट अवेयरनेस क्रिएट करें। जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। फॉर मोर न्यूज़ एंड व्यूज़ हमारे साथ। जी जनाब, वेलकम फरमाइए, बैक। क्या कह रही थी आप? अब मैं ये कह रही थी कि हम जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जर्नी की जानिब। जी, मुल्क के वो मुकीम जो पाकिस्तान से तो दूर है, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं हमेशा से, बिल्कुल धड़कते जी। रहेंगे। और रहेंगे। साथ मलिक हमारे साथ आज मौजूद हैं, सीनियर सेल्स कंसल्टेंट हैं यूएई से। उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम साद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much जी for giving me the opportunity. आपका क्या हाल है? ऑल हम गुड। ठीक है, बिल्कुल ये खैरियत से। बताइए साद के पाकिस्तान से जाने का फैसला क्यों किया, और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जी मुझे तकरीबन 34 years हो गए, 34 साल हो गए हैं इधर। Wow. और बेसिकली यहाँ पे बचपन सारा गुजरा है, यहाँ पे पढ़े हैं इन इस्लामाबाद एज वेल। लेकिन क्योंकि मेरे फादर का यहाँ पे बिजनेस था एंड हमारा फैमिली बिजनेस था, एंड देन उसके बाद higher education or our studies, and then slowly shifted towards business. Right. And came back to Pakistan during Musharraf ke era mein, and just for 5-6 years. But then I came back again to UAE, and I'm alhamdulillah working with the master developers with one of the ruling families in UAE. जबरदस्त। तो जी तो ये रियल एस्टेट का तो बड़ा यहाँ पर, और आपने कहा मुशर्रफ के दौर की जो आपने बात की, तो पाकिस्तान में भी बड़ा बूम आया था रियल एस्टेट का। इस वक्त क्या सूरत हाल है? सेल्स एडवाइजर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए हमसे। बस जी तो आपका पूरे UAE इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस। अभी सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। खास तौर पे हमारा एशियन साइड है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन इंडियन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत आ गई हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ऑलरेडी कोरोना के बाद से दे हैव एप्रिशिएटेड मोस्टली क्लोज टू 200% अभी। तो जैसे एक यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानीज जो हैं दे आर ऑल इनटू रियल एस्टेट नाउ मोस्टली, जिनके इवन जैसे पाकिस्तान में उनके अपने बिजनेसेस हैं, सो मोस्ट ऑफ देम दे हैव कम इनटू प्रॉपर्टी नाउ। जिनके रेस्टोरेंट्स थे पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी बिजनेस में आ गए हैं। जो गाड़ियों का काम करते थे वो भी प्रॉपर्टी में आ गए हैं। जो जो ऐसे ही है साथ, previous- एक पत्थर उठाते हैं तो नीचे से रियल एस्टेट के लोग जी। निकलते हैं। जी a इसलिए lot- हब है, Right. यू नो easiest यहाँ पे way लोग to मिल earn सकते हैं। जी। और फिगर्स भी अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स भी बढ़े, सो व्हाई नॉट, पीपल वांट टू इंक्रीज देयर बिजनेसेस। ये जी। बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या स्ट्रगल्स देखते हैं आप यूएई में? ऑब्वियसली रियल एस्टेट स्ट्रगल्स तो होती होंगी, कंपटीशन भी बहुत होता होगा, बट ऑन अ ह्यूमन लेवल, ऑन अ मोर सॉर्ट ऑफ ह्यूमेन लेवल, क्या You see, मसाइल? Pakistanis have always played a major role in UAE. बिल्कुल जी। जी जी मेरे ख्याल है, राइट। रापा है। तो साद मलिक हमें बता रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर से मुतालिक, और बहुत ज़्यादा वहाँ तो यूएई में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की और इंडियंस की और बांग्लादेशीज़ की होती है। अब रियल एस्टेट सेक्टर में एक ये तनासुब होता है कि पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि मईशत दोबारा, साद से रब्ता हमारा हो गया, आप सवाल करी थी जी, कम्युनिटी साद। बेसिस पर और वेलफेयर के लिए क्या? जी साद। जी मैं देखें, पाकिस्तान, हमारे जो पाकिस्तानी हैं जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे ऑल देयर फैमिलीज इन पाकिस्तान।
Right. ठीक है, एंड दे रिमिट द मनी, पैसे ट्रांसफर करते हैं हर महीने, जो बेचारे लेबर्स भी होते हैं अपने खानदानों को पैसे भेजते हैं वापस, और दे आर वर्किंग रियली हार्ड, खास तौर पे जो लोअर तबका है, जो 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 वाइट कॉलर जॉब्स वाले हैं, मोस्टली 70% 80% फैमिलीज इधर ही हैं जी। एंड दे आर बिकॉज यहाँ पे आपको सिक्योरिटी है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर एंड आपके राइट्स हैं ज़्यादा जो मिलते हैं किसी बिजनेसमैन को, तो यहाँ पे बेसिकली जो परफॉर्म करेगा वो पैसे सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कोई सिफारिश ये चीजें नहीं चलती, तो यहाँ स्ट्रगल performance देखते हैं आप, बिकॉज पाकिस्तानियों का माइंडसेट होता है कि यू नो थोड़ी पर्ची देखिए वहाँ से आ जाए। हर एक खाली पाकिस्तानियों की बात नहीं है, सारे नेशनल्स जितनी भी नेशनल्स यहाँ पे रह रहे हैं ओवरसीज, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। अगर आप मसलन के तौर पे फलस्तीनियों को ले लें, जॉर्डनियंस को ले लें, किसी और अरबी सीरियंस को जो काम कर रहे हैं, दे ऑल वर्किंग हियर हार्ड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज बैक होम, जो मुल्क के हालात हैं पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान का ये है कि क्योंकि you know it's more business related, it's not very easy to live and reside in Pakistan. आपको पता है बहुत महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, तो लोग जो है अल्टरनेट्स ढूंढते हैं, तो दुबई सबसे आसान रास्ता होता है उनके पाकिस्तान आने का कभी ख्याल दोबारा सेटल होने का आया? जी हम आते रहते हैं जी, बिल्कुल। हम पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, हमारी मिट्टी है, और हम महीने में हमेशा चक्कर लगता है और वहाँ पे गुजारते हैं, अपने गांव भी जाते हैं और अपने शहर में भी रहते हैं, इस्लामाबाद में। तो वी आर प्राउड पाकिस्तानी जी। लवली टू हियर दैट। साथ ये बताइए कि पाकिस्तानी जो जनरेशन है, जो यंग यूथ है पाकिस्तान में रहने वाले, उनको क्या एडवाइस देंगे अगर उनको भी यूएई आके कोई बिजनेस सेटअप करना है? व्हाट इज द डायरेक्शन देते? इसको ये एडवाइस करूंगा कि ट्रेंड के साथ चलें। आजकल का ट्रेंड आईटी AI रिलेटेड, एंड हमारे जो पाकिस्तानी है माशाल्लाह उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एंड दे आर आई कंसिडर पाकिस्तान टू बी वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट अराउंड, खास तौर पे आईटी रिलेटेड में भी और AI रिलेटेड में भी। आप AI के जितनी देख रहे हैं उधर आपको पाकिस्तानी चीफ आर्किटेक्ट्स नजर आएंगे, एंड वो इंटीग्रेशन में और सब काम में लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं यूके में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़े टैलेंटेड हैं। अभी आपसे पहले एक एनिमेशन आर्टिस्ट हमारे पास थे, बहुत छोटे से बच्चे, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त एनिमेशंस वो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया साद मलिक, आपने यूएई से में ज्वाइन किया और बात यूएई में शेयर की है, पाकिस्तान के बारे में ख्यालात तासुरात भी आपने बताया। अच्छा लगता है जब वहाँ से लोग बैठ के कहते हैं जी पाकिस्तान हमारे दिल में, you know they haven't forgotten, so that is lovely। और बहुत ज़रूरी है कि जिस धरती ने आपको जन्म दिया या आपकी सक्सेस में, आपकी नाम में उनका इतना बड़ा हिस्सा है, उस धरती को भूलना मुश्किल होना चाहिए। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद आएंगे और राइज एंड शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब चैंपियंस ट्रॉफी और क्रिकेट की दुनिया से कुछ खबरें जी बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया है। प्रोमो में कौमी टीम के साबिक कप्तान और ज़बरदस्त दुनिया के जाने माने फास्ट बॉलर वसीम अकरम जलवागर हैं, जबकि प्रोमो में चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम को मिलने वाले आइकॉनिक सफ़ेद कोट को नुमाया किया गया। वो याद है ना आपको वो लम्हा जब सरफराज टीम के कप्तान थे, बिल्कुल, और पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, भारत को क्या जबरदस्त शिकस्त दी थी, अभी तक याद है। ऐसे लगता है जंग जीत गए। पता है आपको, डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान। That's amazing। आप हमारी स्क्रीन्स पे भी देख सकते हैं। हाँ, कि क्या बात है, क्या बात ये है। प्रोमो वसीम अकरम, ये 92 का वर्ल्ड कप और ये शाइन T20 वर्ल्ड कप, बहुत सी झलकियां उसमें। ये देखिए हमने कप लिफ्ट किया था और बड़ी बेहतरीन एक बैलेंस टीम थी उस वक्त, और बेहतरीन कप्तानी सरफराज अहमद की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना बड़ा टाइटल अपने नाम किया, भारत को शिकस्त दी, और भारत उस शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार है भाई। बिल्कुल ये हमने देखना माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। हाँ जी। और देखिए कुछ पता नहीं, फोटोशूट्स होंगी चैंपियन ट्रॉफी की, फोटोशूट्स भी पाकिस्तान में होंगी, तो क्या पता रोहित शर्मा कह रहे हैं, ये इम्कान है कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के आइए हम पता करते हैं जी। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी
सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माजिद साहब, ये बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम के पाकिस्तान जो रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान है, आपको क्या लगता है कि ये वाकई आएंगे या ये बस हवा में इतलात है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको जी वालेकुम अस्सलाम सरवत और जी ज़ुहैब आप जी आपको भी सलाम। थैंक जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर, आ रही है, बड़ी साहब आ रही है। सर क्या कहते हैं, रोहित शर्मा अच्छा आने का इम्कान है? देखिए तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन जो देखें पहले तो आप दोनों सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये कराची में होने वाली हैं। बिल्कुल। और चूंकि ओपनिंग मैच 19 फरवरी को कराची में है, लिहाजा 16 या 17 तारीख को ये जो फोटोशूट है और कप्तानों की जो प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी कराची में शेड्यूल है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि टूर्नामेंट का एक प्रोटोकॉल है। अगर आपको ज़ोएब, आप चूंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, कि 2023 में जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान की टीम हैदराबाद दक्कन में थी, तो बाबर आजम प्राइवेट जेट के ऊपर फ्लाई करके अहमदाबाद गए, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और फोटोशूट में भी वो शरीक हुए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने एज पर प्रोटोकॉल आईसीसी को बता दिया है कि ये सारी हमने एक्टिविटीज कराची में करना है, और 8 कप्तानों ने प्रेस भी शरीक होना है और 8 प्रेस कप्तानों ने फोटोशूट में भी शरीक होना है। उन्होंने कहा कि हम भारत स्पेसिफिक या रोहित शर्मा स्पेसिफिक ना हमने लिखा है, ना हम लिखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट का और आईसीसी का एक प्रोटोकॉल है तो लिहाजा ये फोटोशूट होना है। अगर भारत क्रिकेट का खैरखा, जो अभी तक तो हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, लेकिन दुबई में जहां भारत की टीम बेस होगी, 1-1.5 घंटे की फ्लाइट, रोहित शर्मा आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट अटेंड करें, तो 3-4 घंटे बाद वो वापस चले जाएं। तो मेरे ख्याल में आना चाहिए। इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि रोहित शर्मा आएंगे, लेकिन ये चीजें अनफोल्ड मेरा ख्याल अगले 1-8 हफ्ते के अंदर हो सकेगी। अच्छा बड़ी साहब, ये बताइए कि टीम की तैयारियों के बारे में, अच्छा पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अभी वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान के 2 टेस्ट हैं, फिर उसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज भी है, तो पाकिस्तान को अच्छा मौका मिल जाएगा भरपूर तैयारी करने का और टीम कॉम्बिनेशंस खिलाने का, क्या समझते हैं आप? देखें पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कप क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, वो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, और ये वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है ये भी टेस्ट सीरीज है, और जो हम ट्रॉफी खेलेंगे वो वनडे टूर्नामेंट है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना है, इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वनडे टीम अच्छी है। अभी रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया, साउथ अफ्रीका को तो हमने वाइट वॉश कर दिया 3-0 से। मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी पाकिस्तान ऑल्टरेशन कर ले, फखर जमान टीम में वापस आ जाए, अगर एक आध और कहीं जरूरत है चेंजेस की, अदरवाइज पाकिस्तान की मिसफिट प्लेयर नजर तो हमें उस्मान खान पे कंसर्न था कि उस्मान खान परफॉर्म नहीं कर रहे थे, फिर अब्दुल्ला शफीक परफॉर्मेंस में थोड़ा सा हमें कुछ मसला नजर आया। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है वो साइम अयूब की फिटनेस है। अभी तक साइम अयूब जो इलाज के लिए अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, वो वही है। उम्मीद यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश कर रहा है कि साइम अयूब टूर्नामेंट से पहले ठीक हो जाए, फिट हो जाए। लेकिन देखिए वर्ल्ड कप से पहले वकार यूनुस अनफिट हो, पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीत गया, तो उम्मीद है कि साइम अयूब अनफिट हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मसला रहा, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि काफी बैलेंस टीम है। राइट। और तैयारियां किस तरह देख रहे हैं भट्टी साहब? बड़ी बड़ी टीम्स खेलने वाली हैं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड। क्या लगता है कौन सी सबसे फिट टीम दाखिल होगी फील्ड्स में?
देखें सरवत, सारी टीमों ने अपनी तैयारी की हुई है। बहुत सारी टीमों ने तो अपनी टीम अनाउंस कर दी है। जी। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान के अलावा ये 4 टीमें ऐसी हैं जो मुझे लग रही है कि सेमीफाइनलिस्ट नजर आ रही हैं। लेकिन क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि एक अच्छी इनिंग्स और एक अच्छा स्पेल या एक आध अच्छा कैच जो है वो मैच को पलट देता है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है। और बड़े साहब ये भी बताइए जी, ये भी बताइए कि रोहित शर्मा, दूसरी तरफ इंडिया की जब हम बात करें, रोहित शर्मा का देखें ये रिटायरमेंट से पहले ये आखिरी टूर्नामेंट होगा और जितनी पिटाई उनकी हुई है, टेस्ट में जितनी तनकीद हुई है, वो एक वेंजेंस के साथ आएंगे। लेकिन एक सेटबैक वहाँ भी हुआ है, बुमराह कहा जा रहा है कि वो शायद राउंड मैचेस वो ना खेल सके क्योंकि उनकी कमर की इंजरी है, तो ये एक सेटबैक उनको हुआ है। दूसरी तरफ ये भी बताइए कि पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है उसमें हमें बड़ा एफिशिएंटली प्लेयर सिलेक्शन की जरूरत है क्योंकि हम मिस कर रहे हैं स्पिन की तरफ और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल बॉलिंग अटैक उतना इंप्रेसिव नहीं नजर आ रहा। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में 3 विकेट हार गया, तो रोहित शर्मा पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रही है और उनका मीडिया ज़ाहिर छुरियां तेज करके बैठा हुआ है और उनकी रिटायरमेंट की भी बात चल रही है। तो फिर बुमराह का अनफिट होना ये उनके लिए एक और धचका है। आप देखें ना, बुमराह का जो अनफिट होना है ये हमारे लिए भी आई ओपनर है। हमें बहुत सारे प्लेयर्स को हर फॉर्मेट खिला देते हैं। तो मेरे ख्याल में अब दुनिया में क्रिकेट इतनी हो गई है और ऐसी क्रिकेट हो गई है कि वर्कलोड जब तक मैनेज नहीं करेंगे तो उस वक्त तक प्लेयर को हम फिट नहीं रख सकते। लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक आप स्पिन अटैक की बात कर रहे हैं, रिसेंटली हमने जो 2 सीरीज जीती हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, हालांकि शादाब खान पाकिस्तान टीम में नहीं थे, लेकिन आप देखें अबरार अहमद एक बिल्कुल डिफरेंट अबरार अहमद नजर आए। फिर सुफियान मुकीम, उन्होंने तो हैरान कर दिया अपनी बॉलिंग से। हालांकि साउथ अफ्रीका में एक मैच में पहले उनकी पिटाई भी हुई, लेकिन दूसरे स्पेल में आके उन्होंने फिर विकेटें ली। फिर फैसल अकरम एक और यंगस्टर है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने जोहेब आगे लेके चलना है तो इन यंगस्टर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। फिर सलमान अली आगा का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। वनडे क्रिकेट में मेरे ख्याल में अगर हम सऊद शकील को भी मिडिल ऑर्डर में कहीं फिट कर लें तो सऊद शकील लंबी रेस के घोड़े तो हैं, इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। सऊद शकील बॉलिंग कर सकते हैं। अगर साइम अयूब अल्लाह करे कि फिट हो जाए, साइम अयूब भी ऑप्शन है। तो जो पाकिस्तान कंडीशंस है उसके मुताबिक ये पाकिस्तान का स्पिन अटैक अच्छा खासा मुनासिब स्पिन अटैक अच्छा, है हमारे ये पास। भी बताइए भट्टी साहब के साबिक टीम के जो क्रिकेटर थे अब्दुल रहमान को पाकिस्तानी टीम का स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। आपके मुताबिक क्या ये दुरुस्त फैसला है? विल दिस हेल्प आवर टीम? देखें सरवत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अब्दुल रहमान हमारे दोस्त भी हैं, तो मुझे ना कोई मसला है, ना मैं उनकी तकरीर पे क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म ये पाकिस्तान क्रिकेट को ना माजी में फायदा दे सके ना मुस्तकबिल में दे सकेंगे। मेरे ख्याल में अब्दुल रहमान को जो चेक किया, अभी तक पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है। अब्दुल रहमान पाकिस्तान के लिए 99 टेस्ट विकेटें हासिल की हुई उन्होंने, वनडे खेले में। मेरे ख्याल में अगर उनको आपने बनाना है तो फिर एटलीस्ट 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट दे ताकि पता चल सके। लेकिन उसकी बजाय एक वजह ये नजर आ रही है कि अभी जावेद भी चूंकि उबूरी कोच है तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन सब की परफॉर्मेंसेस जज करके इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और याया से भी हमने यही कहा था बड़े साहब, ये तो ये समझे प्रीलिमिनरी राउंड है ये। अभी तो जरा करीब आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर जो प्रोमोज चल रहे हैं तो इसलिए ओवरऑल सवाल चल रहा है जी। बिल्कुल जी, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि शॉर्ट टर्म पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पे हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज जितनी जल्दी लोग चेंज होते रहेंगे उतना एडहॉक होगा। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आया है नाजरीन, कहीं मत जाएगा, वी शैल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा ही अजीब और गरीब केस हुआ है जी बिल्कुल, अजीब और गरीब केस हुआ है। कराची में क्रिप्टो अगवा केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुलजिमान से एक मर्सिडीज और 1 करोड़ 20 लाख की नकद रकम बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, जिन्होंने डकैती में अपने इख्तियारात और पुलिस गाड़ियों का गलत इस्तेमाल किया। और हुकाम ये बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को पुलिस मोबाइल में सवार अगवाकारों ने मंगो पीर से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेसमैन अरसलान को अगवा किया और पुलिस मोबाइल में सवार अगवाकार शहरी को सदर लाए, जहां उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के बाद मुगवी को मज़ार कायद के करीब फेंक कर फरार हो गए। ताजिर के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए। मुकदमे में अब तक 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि 2 मुलजिमान अली रजा और हम्माद अभी फरार हैं। तो बड़ा ये बड़ा अजीब और गरीब केस है। इसी पे मजीद बात करने के लिए फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद है। उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये बड़ा ही अनोखा केस है, उसकी थोड़ी तफसीलात, और फिर इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है ये भी बताइए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये 24 और 25 दिसंबर की शब ये वाक़या पेश आया। सीटीडी सिविल लाइन से एक इनके कांस्टेबल हैं अली रजा, ये जो है मोबाइल ड्राइवर भी हैं। ये सब इंस्पेक्टर राजा बशीर जो सीटीडी के एक अफसर हैं, उनकी पार्टी के थे। ये अपनी मोबाइल लेके गए और मोबाइल लेके इन्होंने जो है मुखबरों के साथ और एक और पुलिस अहलकार के साथ मिलकर ये डकैती का प्रोग्राम बनाया। क्रिप्टो करेंसी के एक ताजिर थे अरसलान, जिन्हें मंगो पीर में जो है वहाँ से इन्हें अगवा किया गया। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग केस बनाया इस पे और इनको ले जाके सदर FIA सेंटर के करीब यहाँ से ज़बरदस्ती इनके मोबाइल फ़ोन से $3,40,000 अमेरिकन डॉलर जो बाइनांस के थे वो जो है मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए। इस वारदात के बाद इसको जो है वो अरसलान को नीम बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया और इसके मोबाइल का डाटा भी जो है वो तमाम डिलीट कर दिया गया, रीस्टार्ट कर दिया मोबाइल को। तो फिर जो है जब ये अरसलान घर पहुंचा और ये जो पैसा था, ये ज़रा ये बताते हैं कि एक DIG साहब का इसमें बड़ा पैसा लगा हुआ था, उस पर जो है फौरी तौर पर उन्हें इत्तला दी गई और वो उन्होंने मदाखलत की। IG गुलाम नबी मेमन के इल्म में बात लाए तो पुलिस ने जो है वो फिर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया अरसलान की मुद्दत में। और जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद तहकीकात शुरू की गई और उसमें जो है ये चीज़ें सामने तमाम आई कि इसमें जो है वो CTD के एहलकार मुलव्विस हैं और इस तरह से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की गई है। यही CTD के एहलकार इसमें मुलव्विस है। ये फैसल बताइए कि इन पुलिस एहलकारों के पास ये जो अरसलान है, इसका डिजिटल अकाउंट की तफसीलात कैसे पहुंची हैं और कैसे देखी इन्होंने की, ये पता चला है अभी? अरसलान का एक दोस्त है, वो भी पुलिस एहलकार है, CTD में ही है, उसके जरिए जो है वो ये इत्तला मिली। और एक मुखबर है हारिस जिसका नाम है, वो भी इसमें मुलव्विस था, जो कि अरसलान का दोस्त था। तो उसने जो है वो पुलिस मुखबर के तौर पर ये CTD के एहलकार को बताया कि इस तरह का एक जो है वो बड़ा ताजिर है, इसको अगर हम इस तरह किडनैप करेंगे। अब इस सिलसिले में पेशरफ्त ये हुई है कि जब एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी जो साबिक पुलिस चीफ थे, एडिशनल IG हैं इस वक्त इमरान याकूब महनास, इनकी सरबराही में बनाई है, जिसमें DIG आमिर फारूकी समेत दीगर हैं। इन्होंने जो है वो तमाम पुलिस एहलकार जो कि गिरफ्तार हैं उन सबको इंट्रोगेट किया है, उनका 161 का बयान लिया है और जो CTD के अफसरान हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा जो CTD के इंचार्ज इंटेलिजेंस थे राजा उमर खदाब, उन्हें उनके ओहदे से इसलिए हटाया गया कि उनका छोटा भाई जो कि सब इंस्पेक्टर है राजा बशीर, उसकी पार्टी ने ये काम किया। जबकि राजा बशीर का ये मौक़िफ़ है कि वो जो है वो उस वक्त थे भी नहीं, छुट्टी पर थे और जिस वक्त ये काम किया गया। और ये जो CTD का एक ड्राइवर है, इसने जो है बाहर ये तमाम वारदात की, CTD के ऑफिस भी नहीं लाए। तो तमाम आप इतना फॉलो करते हैं फैसल, एक बड़ा तजर्बा भी है आपका क्राइम्स को रिपोर्ट करने का, क्या ये मुमकिन है इस तरह करना कि सिर्फ एहलकार और ड्राइवर्स की मदद से इतना बड़ा काम कर लिया जाए और इतना तरीके से कर लिया जाए कि पता भी ना चले? ज़रा इस पर कुछ बात कीजिए। जी बिल्कुल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बगैर किसी अफसर की सरपरस्ती के बगैर
इतनी बड़ी वारदात कर दी जाए। और मोबाइल ले जाना, सीटीडी की मोबाइल ले जाना रात में, उसमें ट्रैकर भी लगे होते हैं। आजकल तमाम चीज़ें डिजिटल है और मुतअद्दिद पहले भी ऐसी वारदातों की शिकायतें आई हैं। ऐसा नहीं है कि सीटीडी के खिलाफ ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं। जब से टेरर फाइनेंसिंग के मुकदमात दर्ज होना शुरू हुए हैं तो मुख्तलिफ जो कि ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ से और जो दीगर करेंसी के ऐसा काम करते हैं वहाँ से कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि यहाँ से जो है वो रात में लोग उठा लिए जाते हैं और उनको जो है इस तरह से अगवा करने के बाद उनसे पैसे लेकर जो है वो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में गुलाम नबी मेमन ने जो है वो ये एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो कि फैसल ये भी बताइए कि ऐसे एहलकार जो पुलिस के एहलकार होते हैं जब वो ऐसी टेररिज्म में जो ऑफेंडर बन गए ना वो तो उनके लिए क्या सजाएं होती हैं? क्या सिर्फ सस्पेंड करना सजा है या उनको बाकायदा तौर पे लॉ के जरिए वो ईयर्स गुजारे या उनकी क्या सजा होनी चाहिए? देखिए इनकी सजा तो वही होना चाहिए जो कि एक क्रिमिनल की सजा होती है। इनकी तो उससे भी ज्यादा सख्त सजा होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है। इससे पूरा इदारा जो है वो बदनाम होता है। इस तरह की वारदात से सीटीडी पर सवालिया निशान लग गया उसकी कारकर्दगी। बिल्कुल, फिर तभी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना। बिल्कुल, सीटीडी ने बहुत ज्यादा कारनामे अंजाम दिए। ऐसा नहीं है कि तमाम जो है वो बुरे काम किए, अच्छे काम भी किए। कराची में दहशतगर्दों पर कंट्रोल किया है, कई जो है वो केसेस को सॉल्व किया है और उन्हीं की मरून मिन्नत इस वक्त शहर में अमन है। लेकिन कुछ काली भेड़े जो कि यूनिफॉर्म की बेस में क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस है, इनके खिलाफ एक्शन होता भी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सीसीडी के एहलकारों को हम सलाम पेश करते हैं जिस तरह वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वही काली भेड़ों की जो आपने बात की उसके खिलाफ इंक्वायरी होना और सजा होना बहुत। अच्छा फैसल, ये $3 लाख इससे ज्यादा का ये मामला है तो करोड़ों रुपए बनते हैं। ये रिकवरी कहां तक हुई है, कितनी हुई है? कहा यह जा रहा है कि एहलकारों ने आगे जो पैसे मिले कुछ चीजें भी खरीद ली हैं, रिकवरी मुश्किल हो रही है, खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली। जी बिल्कुल, इसमें जो है ना इन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स में एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया। आपको मैं ये भी बताऊं कि सीटीडी की जानिब से एक लेटर लिखा गया है बाइनांस कंपनी को जिसमें ये कहा गया है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको वापस किया जाए, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इनसे एक मर्सिडीज़ जो हारिस एक मुलजिम है उसने ये डॉलर से ख़रीदी थी, वो मर्सिडीज़ बरामद की है गाड़ी। 1,20,00,000 रुपए तकरीबन ये करेंसी है, ये भी बरामद हो गई है। ये तकरीबन 9 करोड़ से जायद की डकैती बता रहे हैं। 9 करोड़ से। अच्छा फैसल, ये बताइए कि इंक्वायरी की हतमी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, पता चलेगा लोगों को, मीडिया को बताई जाएगी और कब तक होगा ये? जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो इंक्वायरी हो रही है। जब ये एडिशनल आईजी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये रिपोर्ट पर एक्शन होगा और जो भी इसमें मुलव्विस है उसे करार वाक़ई सजा मिलेगी। मेरे खुद आईजी गुलाम नबी मेमन से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इसकी हम शफाफ इंक्वायरी करेंगे और इस केस को जो है वो हम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ब्यूरो चीफ फैसल शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिया। यही वो बात है कि जिनकी वजह से पुलिस, बिल्कुल काली भेड़े इन्हें कहा जाता है, बिकॉज बाकी तो हम देखते हैं रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म को कंट्रोल किया जा रहा है, बट जब ऐसे लोग विद इन सिस्टम होते हैं बिल्कुल वो सारी रेपुटेशन खराब होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाजरीन, इस पर मजीद गुफ्तगू चलेगी। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें कितनी चली गई हैं ऊपर आसमानों तक, उस पर भी बात होगी। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। जितना मैंने काम किया है ना अभी तक 17, 18 साल, 19 साल, वो सब अगर मिला दिए जाए पैसे तो ये टोटल चीजें टेबल पे रखे हुए। जी जनाब, तो सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है ड्राई फ्रूट्स की तरफ लोग राग़िब हो जाते हैं, लेकिन जब ड्राई फ्रूट्स की कीमतें ज़मीन पे नहीं आसमान पे हो तो हम कहाँ जाएं? बस देखते हुए निकल जाते हैं। मतलब ये तरीका है कि ड्राई फ्रूट की शॉप है आपके इधर आपके उधर, बस आप देखते हुए निकल जाएं और ऐसे समझें कि आपने टेस्ट वेस्ट कर लिया, खा लिया। लेकिन आवाम को तो ये तकलीफ है कि जी प्राइसेस बहुत हाइट है, लेकिन रिटेलर्स को क्या तकलीफ है और उनके लिए क्या मसाइल हैं, उसके लिए हमारे साथ चिलगोजे की कीमत जरा बता दें। फी किलो 14,000 रुपए से भी तजावुज कर गई है। ओह माय गॉड। यानी एक
1 किलो चिलगोजा, हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। 14,000 रुपए फी किलो चिलगोजे की कीमत हो गई है। और दीगर भी जैसे पिस्ता हो गया, बादाम आपके सामने ये रखा हुआ है, फिर हनी है। असली हनी लेना ही बड़ा मुश्किल काम है आजकल, तो मिलावट वाला मिलता है, फिर बहुत सारी चीजें। तो गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कितना जरूरी है ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में और आपकी सेहत के लिए भी, और क्या इसकी चल रही तो है। हमारे पास दो खास मेहमान हैं आज। सैयद अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, ड्राई फ्रूट सेक्टर के रिटेलर हैं, और हिना हमारे साथ, हिना अनीस मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमने सोचा अब्दुल भाई कि हम एक तो आपकी जो तकलीफ़ात है एज ए रिटेलर उसकी बात करें, और फिर उससे फ़वाइद क्या होते हैं लोगों को, तो इसलिए हमने हिना आपको मधु किया अच्छा, है। आगा साहब भी इनको जो है ना ये ड्राई फ्रूट्स की दुनिया में आगा साहब के नाम से मशहूर है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं सरवत और ज़ुहैब जी का शुक्रिया करूँगा, उन्होंने आज इनवाइट किया। जी सर। दूसरी बात ये हकीकत है, नो डाउट ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, मगर लोग ले रहे हैं। इसके जो फ़वाइद है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहे हैं। अभी सोशल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, लोग देखते हैं इसको, इसके फ़वाइद बहुत हैं। अगर आप कहीं जाते हैं या बर्गर खाते हैं, कुछ और खाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो सर्दियों का मौसम है या जैसे गिफ्टिंग करते हैं, इसके हवाले से तो मैं इनको रेकमेंड ड्राई फ्रूट ही करूँगा। जबरदस्त। इसके बड़े फायदे हैं, वो no doubt। तो आप करेंगे आगा साहब, लेकिन मुझे बताएं कि जो रेट्स बढ़ गए हैं खासतौर पे चिलगोजा, हमें याद है अपने बचपन में हम 20-25 रुपए का, 30 रुपए का भी चिलगोजा, क्यों बढ़े? वजह क्या थी एकदम से ये बढ़ गए रेट्स? चिलगोजा असल में बात ये बाहर जा रहा है, अच्छा चाइना जा रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा ये कोई मेडिसिन के लिए इस्तेमाल कर रहे, समझ में नहीं आई। हाँ, चिलगोजा चाइना ने बनाया है, मगर मजेदार नहीं बनाया। अच्छा, की कॉपी करी है इन्होंने, मगर जो पूरे वर्ल्ड में चिलगोजा सबसे बेहतरीन खोस्त का, काबुल के पास है खोस्त, बिल्कुल इसके बराबर में फिर बॉर्डर लगते हैं वजीरिस्तान। अच्छा, बेसिकली चिलगोजा, अभी आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है, जो चिलगोजे को निकालना उसमें बड़ी मेहनत है। ठीक है। पहले जमाने में लोग इतनी जो ना पैसों की इतनी वैल्यू नहीं थी, अब आपको पता है कितनी महंगाई है। ऐसे ही है। चिलगोजा 4 साल पहले भी 4,000 बिका है, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ 3,500-4 हजार, बिल्कुल ऐसे ही। अब चाइना जाने लगा है तो ये महंगाई है। सही है। अच्छा, इनमें से सारी चीजें अगर आगा साहब हम कहें, क्या चीजें माइनस कर सकते हैं, बेसिक क्या चीजें हैं जो लोग खरीद लें, उनके बजट में भी आ जाए और सर्दियों में जरा ज़्यादा उनकी जरूरत होती है? ये देखिए, मैं दुकान मेरी कराची में है, सदर में है। कराची में एक आम शहरी जो मोटरसाइकिल चलाता हो, जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये हो, जी, वो भी आधा पाव लेता है। उसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है और किशमिश और इंजीर। सही। ये 6 आइटम ऐसे हैं जो ये मेरे रेगुलर साथ- बेसिस पे जी आप, जी, जैसे मैं स्पेशली बैठी में जी, तो ये अच्छा, कराची में मैंने एक चीज़ नोट की है, कराची में खुद एक कोयटा बिलोंग करता हूँ, कराची में लोग मौसम के हिसाब से चलते हैं, ऐसा है। ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स हो या ड्राई फ्रूट्स है, बिल्कुल ऐसे ही, मौसम का फ्रूट भी जी होगा। जी जी। हिना, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या एडवाइस करती हैं? सबसे ज़्यादा, एक तो मूंगफली सबसे सस्ती है तो उसके भी Economical है, फवाइद बता दें, बिल्कुल है। और बाकी भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके क्या फवाइद होते हैं? अच्छा, ड्राई फ्रूट बेसिकली हमारी बॉडी के लिए चाहे सर्दी हो कि गर्मी हो एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें गुड हेल्दी फैट्स हैं। गुड हेल्दी फैट्स क्या करते हैं, हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, गुड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो गर्मी और सर्दी दोनों में खाना चाहिए। अब क्योंकि सर्दी में सर्दी से कंट्रोल करने के लिए हमें फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, और हम क्या करते हैं कि जाके तली हुई वो चीज़ें जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, जो मार्केट में ईजीली अवेलेबल होती हैं, हम उनको खाना शुरू कर देते हैं, या मिठाइयों की दुकान पर जाके शुगर से भरी हुई तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो वो नुकसान देती है। राइट। सर्दी से बचने के लिए हेल्दी फैट्स ड्राई फ्रूट की शक्ल में अगर हम खाएंगे तो वो हमें फ़ायदा देगी, इस हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी हीट से। तो इसके लिए बेहतरीन और इकोनॉमिकल चीज़ जो है वो अब मूंगफली है, हर किसी को अवेलेबल होती है और खा सकते हैं। Right. और इसके साथ और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें आलमंड्स यानी बादाम, वॉलनट्स यानी अखरोट और पिस्ताशू, ये तीनों हैं जिसको मैं टॉप रेटेड कहती हूँ। Right. इसमें से मुझे लगता है आलमंड्स और वॉलनट्स थोड़े अफोर्डेबल हैं, ठीक है, Right. पिस्ताशू थोड़े से महंगे। तो अगर इन तीनों का इस्तेमाल आप पाउडर बना के रख लें, ठीक है, और उसको गोल्डन मिल्क में डालें या उस पाउडर को ओट्स में मिला के खजूरों के साथ लड्डू बना के खाएं, तो वो जो आपकी मीठे की क्रेविंग होती है कि आपको सर्दियों में मीठा खाने का बहुत दिल करता है, वो भी पूरी हो जाएगी और एक इतने अच्छे बजट में आपको एक बेहतरीन चीज मिल और जाएगी। कितना डेली बेसिस पे, यानी हैंडफुल ऑफ ये कहते हैं कि बिल्कुल consumption बिल्कुल। कितनी है? अच्छा, 1 to 2 हैंडफुल्स आप खा सकते हैं। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि कि उसकी आपका हाथ कैलोरी कितना बड़ा है। रिक्वायरमेंट क्या है और आपका हाथ कितना बड़ा कितना हाथ बड़ा मार है। सकते हैं आप। मैंने लास्ट टाइम हाथों पे बात की थी शायद, शो पे याद है? तो आपका हाथ कितना बड़ा है उतना ही आपका स्टमक होगा, तो उतना कंट्रोल करेंगे।
तो इसके साथ ये है कि देखिए एक कप में अगर मैं कहूँ तो फॉर रफली 550 से 650 कैलोरीज होती है मिक्स ड्राई फ्रूट में 1 कप। ठीक है, तो 1 कप इज़ टू मच। अगर हम हाफ अ कप पर पर्सन खा लें मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसमें आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, पिस्ताशियो हो गए, ब्राज़िल नट्स हो गए या मूंगफली हो गई, तो ये रफली हो जाएगी 250 से 300 कैलोरी। बट ये गुड कैलोरी, गुड कैलोरी, आपका पेट भी भर जाएगा, आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे जो कि ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सरासर मिसकॉन्सेप्शन है कि हम ड्राई फ्रूट खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है। आप साहब ये बताइए, अगर सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा तो पाकिस्तानी क्या खाएंगे? देखिए, तो शुक्र है पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, महंगाई के बावजूद भी इतना महंगा नहीं है। आप सऊदी अरब जाएंगे ना, चिलगोजा वहाँ 35,000 रुपए किलो है। क्योंकि कम है ही नहीं, वहाँ पे होता ही नहीं, आता है। हाँ। पाकिस्तान में ये अफगानिस्तान का बॉर्डर करीब है, आप स्मगलिंग के लिए कोई ना कोई रास्ते हैं यहाँ पर, उसके रास्ते कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अमेरिकन बादाम डायरेक्ट वहाँ से मंगाते हैं तो ये जो मैं रेट दूंगा ना उससे डबल महंगा होगा, अगर टैक्स पेड होगा। ये वहाँ से आता है स्मगलिंग के जरिए अफगानिस्तान, जी जी, यहाँ सस्ता पड़ता है। सही है। काजू हो गया, ये बाहर से आते हैं, इंडिया से आते हैं, घूम के इंडिया से आते हैं। तो ये हकीकत है, ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं मगर फिर भी पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं। ये जो आपने काफी सारे इसमें और भी हैं जो लोगों ने देखी भी, जैसे हमें क्या खिलाया था अभी, हमने क्या खाया, ये क्या चीज थी? ब्राज़िल नट। अच्छा, ये लोग नहीं, हाँ। मैकेडेनिया था। अच्छा, तो ये भी महंगा है या फिर ये, और ये कितना जरूरी है अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट किसी, यानी अगर पिस्ताचियो की हम बात करें उससे रिप्लेस कर दें इसको? अच्छा, इतना महंगा नहीं है, 3,200 रुपए किलो है ये। तो शेल में उसके छिलके में इतना निकल जाता है। हाँ, मगर ये बड़ी फायदेमंद चीज है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, ये बताइए, ये जो कलरफुल ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं ये क्या है, क्या क्या है? ग्रीन भी नजर आ रहा है, भी है, क्या है? अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिकली फ्रूट्स है, ये कीवी है, बिल्कुल मैंगो है, उनको ड्राई किया, आलू बुखारा भी है इसमें, और चेरी भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। अच्छा, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियां जो होती हैं, वो ये ड्राई फ्रूट्स की ज्यादा इसको तरजीह देती हैं। बिल्कुल, जरा मजे के भी होते हैं, टेस्टी होते हैं। हाँ, ये बस अभी आपको पता है ये शादियों का जो सीजन चलता है, अब ये जो नवंबर से लेकर जनवरी तक बिल्कुल शादियों का सीजन होता है। तो ये मैं जब हम ये वीडियो पे यूट्यूब पे भी हम दिखाते रहते हैं, तो ये कस्टमर बड़ी इसकी रिकमेंड करता है उसको कि मुझे चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो ले रहे हैं, प्लस इसको भी लेते हैं। अच्छा, आपकी ऑनलाइन भी ये चीज़ें होती है कि ऑनलाइन, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन जैसे आपने कहा हो गई है, तो ऑनलाइन आपकी खरीदारी ज़्यादा होती है बनिस्बत के दुकान पे जाके? बास कस्टमर देखिए, कराची शहर है, बड़ा शहर है, बिल्कुल ऐसे मैं ये देखता हूँ कि जो फूड पांडा चल रहा है, घर बैठे हुए बर्गर मंगा लिया। कराची में ऐसा कॉन्सेप्ट है अभी, वो 50% से भी प्लस लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। मगर बदकिस्मती से ऑनलाइन में ये चक्कर है कि दिखाते कुछ है, वो देते कुछ है। मगर हमारी अल्लाह की मेहरबानी से प्रॉपर दुकान है मेरी। आप तो ऐसे आप सब ये भी बताइए, ऐसा नहीं होगा। ये शहद है, ये जो हनी रखा है, इसमें बड़ा मसला होता है। अच्छा, ये तो छत्ते वाला शहद है, ये तो इनको ये बताएंगी, छत्ता साथ है इसके। बहुत से लोग देते हैं ना, उसमें भी बेईमानी करते हैं, वो छत्ते के साथ दे रहे होते हैं, जेन्युइन नहीं होता। खुशबू, शहद और ये घी, इसमें कोई इसको रुकावट नहीं कर सकता। मगर मैं एक बात बताऊं, पहचाने कैसे इसको, ये बताएं। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। ये शहद है, बस ये अगर आपने मलमल के कपड़े में, जैसे मेरे पास छत्ते अवेलेबल हैं, बस आपने इसको निचोड़ना है, उसमें शहद निकलेगा। और मेरा एक सवाल है आपसे कि चलें छत्ते वाला ना हो, लेकिन मार्केट में बहुत सारे शहद इस वक्त मौजूद हैं जो कि मेरे पास बहुत क्वेरी आती हैं कि ग्लूकोज हाई हो जाएगा, कौन सा वाला अच्छा है? तो आपके पास कौन सा बेहतरीन? मेरे पास बेरी शहद है, बेरी, छोटी बेरी का। जी, छोटी मक्खी। और वो कैसे है? और छोटी मक्खी का जो शीरख्वार बच्चे होते हैं, उनको खांसी, उसके हल्की सी काली मिर्च लगा के बड़ों के लिए, तो खांसी खत्म कर देगा तक। अच्छा, शहद ओरिजिनल मीठा नहीं होगा। अच्छा जी जी, अच्छा, ये बड़ा नॉर्मल से उसमें जी जी जी, अजीब सा वैक्स जैसा उसका टेस्ट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होगा। अच्छा, शहद लेना चाहिए। नहीं, और वो जो आप कह रहे हैं छोटी मक्खी का, वो कितने रुपए केजी? अगर हम वो 3,000 रुपए किलो है। 3,000 रुपए? जी जी। बहुत सी जगहों पे तो बहुत महंगा भी देते हो। मतलब वो तो क्या बोलते हैं, मगर मेरे पास जेन्युइन बेरी शहद। अच्छा, ये 2,500 रुपए किलो है छत्ते वाला। सही। अच्छा, ये बात कस्टमर वे में होता है, कहते हैं मुझे शहद छत्ते वाला चाहिए, तो इसके लिए हम रखते हैं। अच्छा, बेसिकली ये मैं कहाँ से, ये अब चौकी साइड पे ये जेन्युइन वो होते हैं, एक तो फार्मी शहद होते हैं, ये जेन्युइन कुदरती जो झाड़ियाँ होती है उसके अंदर उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं,
अब वो हर किसी का अपना रोजगार होता है, राइट, तो हर कोई अपना काम करता रहता है, तो हमारे पास लाते रहते हैं ये चीज। सही है ना। रैप अप करने के लिए ये बताइए कि देसी घी भी बता रहे अब्दुल रज़ाक भाई कि ये भी बहुत अच्छा होता है, देसी घी के क्या फवायद हैं? देखिए, देसी घी के बहुत सारे फवायद हैं। सबसे पहले तो मैं अपने हर कस्टमर को, हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि जो कमर्शियल ऑयल है उसको रिप्लेस कर दें देसी घी से, ठीक है, बैक टू बेसिक चले जाएं। अच्छा, देसी घी का टेम्परेचर वो है कि इसको आप कुक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना एडवाइस नहीं करती डीप फ्राइंग में, क्योंकि एक तो बजट आपका आउट हो जाता है और डीप फ्राइड में जब इतनी महंगी चीज आप तल रहे हैं तो उसको फेंकेंगे तो नहीं ना। तो बेहतर है कि खाने को कुक करें, स्टीम करें और ऊपर से देसी घी डाल के खाएं, स्पेशली चपातीज में, रोटी में और सारे राइस में जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, ऊपर से तो देसी घी में मिलाएं। बिल्कुल जी। सैयद अब्दुल रज़ाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी रियली होप के ड्राई फ्रूट से पाकिस्तान एंजॉय करे और सेहतयाब हो, अफोर्डेबिलिटी में आए। हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आगा साहब की सिक्योरिटी का इंतजाम करो जाते हुए, क्योंकि मलबूसात लेके जा रहे हैं। नाजरीन, कल एक बार फिर मुझे और ज़ुहैब को आप अपने सामने पाएंगे। आज के शो का इख्तिताम आज यही होता है। कल आपसे मुलाकात होगी। राइजन शायद देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए जी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।